तो एक नए रिवीजन के साथ हम आ गए हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का ये लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, रिवीजन बहुत जल्दी से करेंगे किसके बारे में, दैट इज द कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। यानी कैपेसिटेंस की बात करेंगे, कैपेसिटर की बात करेंगे, और हम लास्ट में उसमें डाइलेक्ट्रिक की भी बात करेंगे। तो बात आती है कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। किसी भी कंडक्टर में अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस इज द बेसिकली एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। किसी भी कंडक्टर के चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं। तो जब इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, राइज हो जाएगा, इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे इसको चार्ज देते आएंगे इसका पोटेंशियल हमारा बढ़ता जाएगा। यानी ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। सो Q प्रोपोर्शनल V हो गया। तो आप क्या करोगे, Q इज इक्वल टू, यानी इसको सिंबल को हटाओगे तो हमारे पास एक आएगा कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड C। ठीक है, एंड C दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। सो Q इज इक्वल टू C इंटू V। सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यानी किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटेंस होता है उस बॉडी को दिए गए चार्ज और उसमें जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसका रेशियो होता है। ठीक है, यानी चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो अगर देख लो कि अगर हमको कैपेसिटेंस को डिफाइन करना हो कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो अगर किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, देखो V को क्या कर लो, 1 कर लो, तो किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जो चार्ज की जरूरत पड़ेगी वही क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। So V, if V is equal to 1, then C is equal to Q। यानी what एक बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस डिफाइन करना हो, ठीक है, यानी अब यहाँ बात करें कि इस कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड। देखो चार्ज का ये कूलाम पर वोल्ट, और कूलाम पर वोल्ट को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फैराड। तो व्हाट इज 1 फैराड, व्हाट इज 1 फैराड, तो 1 फैराड इज अमाउंट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which is given to the increased potential through 1 volt। किसी भी कंडक्टर को 1 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज जरूरत पड़ती है दैट इज कॉल्ड 1 फैराड। तो जो फैराड होती है ये बड़ी यूनिट होती है, 1 फैराड ये बड़ी यूनिट होती है। तो हम इसके छोटे यूनिट्स को भी यूज करते हैं, जो हमारे पास मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, और एक हमारे पास और भी क्वेश्चन जब लगाएंगे तो याद आएगा, मिलेगा आपको माइक्रो फैराड, दैट इज 10⁻12 फैराड। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉडी है। अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो इसका कैपेसिटेंस कितना है। अगर ये स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r है और इसको हमने Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, चार्ज और वोल्टेज का रेशियो चाहिए। ठीक है, चार्ज और वोल्टेज का रेशियो चाहिए। हमने कितना चार्ज दिया, तो इस बॉडी को हमने Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया है। ठीक है, इस तरह से हमें पता है कि अगर की कोई स्फेरिकल बॉडी होती है जिसका रेडियस r है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसके सरफेस पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। सॉल्व करने पर हमारे पास कैपेसिटेंस आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यानी स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स रेडियस। यानी जो स्फेरिकल बॉडी का जितनी बड़ी होगी उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल आता है, पूछा जाता है कि अर्थ भी क्या है, अर्थ का शेप भी स्फेरिकल है। तो आप क्या करो, अर्थ का कैपेसिटेंस बताओ। अर्थ इतनी बड़ी बॉडी है, इतना बड़ा है, जिसका रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। तो इस डाटा को रख करके अगर हम अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो ये कितना आएगा, दैट इज द 711 माइक्रोफैराड, जो कि बहुत ही कम है। बहुत, यानी 1 फैराड बहुत बड़ा हो, 1 फैराड की बात करें तो ये बहुत बड़ी यूनिट होगी। इस तरह हमने क्या देखा कि ये जो कैपेसिटेंस है अर्थ का कितना होगा, 711 माइक्रोफैराड। बट ये थ्योरेटिकल है। ये कैसा कैपेसिटेंस है, ये थ्योरेटिकल कैपेसिटेंस है। बट हम एक्सपेरिमेंटली बात करते हैं कि अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, तो हम लोग इनफाइनाइट लेते हैं। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, इनफाइनाइट, यानी जितना चाहो उतना चार्ज को क्या कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये हमारा अर्थ का जो थ्योरेटिकल वो 711 माइक्रोफैराड हो गया, और ये प्रैक्टिकली इसका कितना हो गया, इनफाइनाइट। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की, बात करते हैं कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। तो कैपेसिटर्स क्या होता है, बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट। कैपेसिटर क्या है, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बिना शेप को चेंज किए हुए
क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो कैपेसिटर इज बेसिकली इन अरेंजमेंट टू यूज टू लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि कैसे हम बॉडी के बिना इसकी शेप को चेंज किए हुए इस बॉडी को हम चार्ज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या देखा कि हमारे पास इस तरह से किसी प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करते हैं, तो ड्यू टू इंडक्शन इसके अंदर वाले पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, बाहर वाले पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम इसको अर्थ कर देंगे, तो ये चार्ज हमारे पास, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे। इस तरह से हमारे पास ये कैपेसिटर हमारा प्रिपेयर्ड हो गया। यानी इसमें हमारे पास क्या होगा, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, दूसरा प्लेट हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये हमारे सिंबल हैं, ये जो सिंबल है ये कैपेसिटर के सिंबल, जिसमें ये जो दोनों सिंबल बने हैं ये फिक्स कैपेसिटर का सिंबल है। यानी ये कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो कैसी है, या कैपेसिटर की वैल्यू कैसी है, ये फिक्स हो गई। बट ये कैसा है, वेरिएबल कैपेसिटर है, यानी इस कैपेसिटर की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस का, नहीं हम निकालने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। जिसमें हमें जो डिस्कस करना है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो फिर से याद करो कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, चार्ज और वोल्टेज का रेशियो चाहिए। तो इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमारे पास एक प्लेट पॉजिटिव होगी और दूसरी प्लेट कैसी है, नेगेटिव है। तो हमें करना क्या होगा, हमें इनका एक तरह से पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं इनकी जो चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा दी गई है। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से हमें पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ये जो प्लेट है इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, 0। यानी इस बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। सो E इज इक्वल टू Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बिटवीन द प्लेट। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू E इंटू D। इस तरह से हमारे पास इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यानी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस के इन्वर्स के रिलेशन में है और एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात आती है कि अगर इनके बीच में हम लोग क्या कर दें, इन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भर दें, पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दें, तो हम क्या पाएंगे कि इसका जो नया कैपेसिटेंस होगा पहले के कैपेसिटेंस का K टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी C डैश इज इक्वल टू C इंटू K। इसका मतलब ये हो गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीचों बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कैपिटल K है। तो इस तरह से हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम चाहो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है। फिलहाल हमारे पास और भी इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि अगर हम मान लो इनके बीच में दोनों प्लेट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस D है और डाइलेक्ट्रिक को पूरा न भर के T थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक हम भरते हैं तो क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा, तो हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि जहां डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, तो K टाइम्स कम हो जाती है। इस तरह से इस सेटअप के लिए हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, जहां T क्या है, T इज द थिकनेस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K हो गया। अब इसमें हमारे पास इसको ये हमारा जनरल फार्मूला हो गया, ये कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए जनरल फार्मूला हो गया, जिसमें हम चाहो तो इसमें क्या कर सकते हैं, T को 0 कर दें। T को 0 कर दें तो हमारे वापस C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D आ जाएगा। T को D के बराबर कर दें, यानी डाइलेक्ट्रिक पूरा भर दें, तो फिर से A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू K आ जाएगा। ठीक है, जो वापस ये हमारे रिलेशन वापस से रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कि अगर इसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक की जगह पे मेटल को इंट्रोड्यूस कर दें, कहाँ पूरा मेटल इंट्रोड्यूस कर दें, तो ऐसे केस में हमारे जो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, एक रिलेशन हमारे पास और भी आता है। एक रिलेशन ये भी है कि हमारे पास अलग अलग थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दें जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 और n नंबर है तो Kn तक है, और थिकनेस T1, T2, T3 और ये Tn तक है। तो अगर हम मान लो सबको जोड़ेंगे, यानी सबके सारे थिकनेस को जोड़ेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दैट इज ये D के बराबर हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले की मदद से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उतने टर्म्स को हम लोग यूज कर लेंगे। ये हो गया क्या, कैपेसिटेंस ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक विद द डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। ठीक है,
अगर किसी कैपेसिटर का हम लोग कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं कि अगर डिफरेंट हमारे पास डाइलेक्ट्रिक अलग अलग थिकनेस के हैं तो इसके लिए क्या रिलेशन हमारा निकल करके आएगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन हम लोग दो तरह से करते हैं, एक सीरीज में करते हैं और दूसरा पैरेलल में करते हैं। तो सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में बहुत सिंपल सा तरीका है कि पहले कैपेसिटर का जो दूसरा प्लेट है दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से, यानी क्या हो गया, इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, ऐसे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये सीरीज में कहलाएगा। ठीक है, किससे जोड़ना है, बैटरी से जोड़ना है। तो हम ये पाएंगे कि सीरीज में करते क्या है, सीरीज में हमारे पास ये जो वोल्टेज है इनके बढ़ जाते हैं, ये अलग अलग कैपेसिटर के कैपेसिटेंस डिफरेंट है, इस तरह से ये वोल्टेज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी सबको V1 V2 V3 वोल्टेज हमारा अलग अलग मिलेगा। और क्या सब में सेम रहेगा, तो इसमें चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको याद कर लेते हैं कि जब हमारे पास कैपेसिटर्स कैसे हो, सीरीज में होते हैं, तो सारे कैपेसिटर में जो चार्ज का फ्लो होता है सेम होता है, सब में चार्ज सेम जाएंगे, बट इनके पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस तरह से हमारे पास इसके कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर इसको सॉल्व करने के बाद उल्टा कर देते हैं। तो सपोज कर हमारे पास दो ही कैपेसिटर हैं, तो ये CS की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, CS इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी सॉल्व करके फिर से क्या करना है, उल्टा कर देना है। ऐसे पैरेलल में क्या करना है, तो पैरेलल में सारे पॉजिटिव कैपेसिटर के सारे जितने भी प्लेट्स हैं सबको एक जगह और नेगेटिव वालों को कहाँ करना है, एक जगह कर देना है, और आप बैटरी से जोड़ दीजिए। तो इस तरह से क्या देखेंगे कि इस तरह से इस कैपेसिटर में सबके पोटेंशियल कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट बैटरीज जुड़े हुए हैं तो सबके पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाएगा, चार्ज सब में बढ़ जाएगा। यानी पैरेलल प्लेट में क्या होता है, चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। तो ऐसे सेटअप में हम लोग कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सीधा सबको हम जोड़ देते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे उनको सीधा क्या करेंगे, सिंपल तरीके से जोड़ दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके एनर्जी की बात करते हैं कि कैपेसिटर को हम जब जोड़ते हैं तो कैपेसिटर किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है। तो जो बैटरी इन चार्ज इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, यानी चार्ज जो फ्लो होंगे कहाँ पे, कैपेसिटर के प्लेट्स पे जो आएंगे, तो इनको मूव करने में जो वर्क होगा, इनको वहाँ ले आने में जो वर्क किया गया वही क्या होगा, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट कैपेसिटर। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि थोड़े से चार्ज यहाँ से नेगेटिव प्लेट से चार्ज यहाँ पे आते जाते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज या डी अमाउंट ऑफ चार्ज नेगेटिव प्लेट से चल करके यहाँ पे आता जाता है, इस तरह से प्लेट नेगेटिव हो जाती है, दूसरी प्लेट पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरह से जो टोटल वर्क करके हम जो फार्मूला निकालते हैं इसकी एनर्जी का, दैट इज हाफ CV², यानी इसके पास जो एनर्जी स्टोर होती है दैट इज हाफ CV², या इसके और भी रिलेशन है हाफ Q²/C या हाफ Q × V। और ये एनर्जी जो स्टोर होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है जो कैपेसिटर के बीच में होती है, यानी कि इनके बीच में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि इसके जो रिलेशन है, क्या इसके एनर्जी के तीन रिलेशंस हैं, हाफ CV², हाफ Q²/C या हाफ Q × V। ये तीन रिलेशन है, आपको याद करने हैं न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे आपको इसकी जरूरत पड़ती जाएगी। अब हमारे पास यहाँ देखो बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से आता है कि हमारे पास, देखो उसको ऐसे देख लो पहले कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, ये अलग अलग दो कैपेसिटर हैं, या इसको दो कंडक्टर भी ले सकते हैं। इनके कैपेसिटेंस C1, चार्ज V1, चार्ज Q1 और पोटेंशियल कितना है, V1 है। इस तरह से दूसरा जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस C2 है, चार्ज Q2 है और पोटेंशियल क्या है, V2 है। ये अलग अलग चार्ज दिए गए हैं, अलग अलग इनके पोटेंशियल्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, इनको ऐसे जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद क्या होता है, इस जोड़ने के बाद इसमें चार्ज ट्रांसफर होते हैं। कब तक होते हैं, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और उस पोटेंशियल कहते हैं दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या का, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना होगा, जिसके पास चार्ज Q1 है जो किसके बराबर होगा, C1 V1 के बराबर होगा। उसके पास चार्ज कितना है, Q2 है जो किसके बराबर होगा, C2 V2 के बराबर होगा। इस तरह से हमारे पास जो कॉमन पोटेंशियल होगा दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी का लॉस होता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यानी इसके पास एनर्जी कितनी है, हाफ C1 V1², इसके पास क्या है, हाफ C2 V2², और जोड़ने के बाद इसके पास एनर्जी होगी हाफ C1 प्लस C2 × V, दैट इज कॉमन पोटेंशियल V²। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन एनर्जी निकालेंगे, और ये देखते हैं कि जो एनर्जी निकलती है बेसिकली लॉस ऑफ एनर्जी को शो करती है, क्योंकि UI - UF ये जो टोटल वैल्यू आती है हमारी,
ये पॉजिटिव आती है। तो ये जो एनर्जी है वो क्या शो करती है कि इस तरह से जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं, इनको जब कंबाइन किया जाता है तो ये एनर्जी लॉस होती है यहाँ पे। और ये एनर्जी लॉस किस फॉर्म में होता है? तो ये एनर्जी लॉस हमारा जो होता है वो हीट के फॉर्म में, लाइटनिंग के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, स्पार्क के फॉर्म में ये यहाँ से इनसे रिलीज होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक्स बेसिकली हम शुरू से पढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। तो बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं दीज आर द इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? ये इंसुलेटर्स हैं, बट ये करते क्या हैं? तो ये विदाउट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। विदाउट कंडक्शन ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ठीक, ये कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट के को डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज रेशियो ऑफ सी अपॉन सी नॉट। व्हाट इज सी? तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाई कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी एयर, दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड K, एंड K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो हमने यहां भी यूज किया है, ये आप यहां से डिफाइन कर सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा क्या होता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, एक होता है दैट इज कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड दूसरा सेकेंड इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में खास बात क्या होती है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में खास बात ये होती है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जिनके सेंटर ऑफ मास होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। दोबारा समझ लो क्या है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर ऑफ मास होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। इस तरह से इनके पास क्या होगा? देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इक्वल अपोजिट और कहाँ हो गया? स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड होते हैं। तो ये सेटअप कहलाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी इसके पास हमारे क्या, यानी इनके पास एक क्या हो गया? इनके पास एक डाइपोल मोमेंट हो गया। तो एक एग्जांपल हमने लिया पोलर का क्या है? HCl में एग्जांपल हमने लिया, इस तरह से इसके पास डाइपोल मोमेंट है। ऐसे हमारे पास एग्जांपल है CO, यहाँ इनके पास भी क्या है? इनके पास भी डाइपोल मोमेंट है। ऐसे हमने एग्जांपल लिया H2O का लिया है, यहाँ देखो दो H हो गए और ऑक्सीजन के दो हो गए, एक डाइपोल मोमेंट हमारा इधर हो गया, दूसरा इधर हो गया और रिजल्टेंट हमारा P आ गया। यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है? इनके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। बट हम जब बात करते हैं, ढेर सारे एटम्स की बात करते हैं, सब्सटेंस की बात करते हैं, तो हमने क्या देखा कि सबके जो डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पर नहीं लगाया है तो क्या देखा कि इनके डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन कैसे हैं? ये अलग अलग है। इस तरह से इनके पास नेट डाइपोल मोमेंट कैसा है? 0। यानी जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसा हो गया? 0 हो गया। बट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होते हैं? ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इनके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। किनके पास? पोलर के पास। और जो नॉन पोलर होते हैं इनकी क्या खास बात होती है? तो इसमें इनके सेंटर ऑफ इनकी जो मास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि इसके नेगेटिव पॉजिटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही जगह कॉन्साइड करता है। यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड एट द सेम पॉइंट। तो जिसके चलते यहाँ इनके पास डाइपोल मोमेंट कैसा होता है? 0 होता है। यानी इनके पास इनिशियली डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल में देखिए हमने क्या लिया? CO2 एग्जांपल में लिया तो देखा एक डाइपोल मोमेंट हमारा इधर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट हमारा इधर हो गया, इसका इधर हो गया। इस तरह से नेट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। यानी जो नॉन पोलर होंगे इनके पास तो इनिशियली डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं। तो देखो हमने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे 0 है तो इनके ऐसे मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, क्योंकि दोनों कहाँ हैं? एक ही जगह कॉन्साइड कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते पॉजिटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, जिससे ये क्या होते हैं? इनके बीच में एक सेपरेशन हो जाता है और ये थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, जिसके चलते इनके पास एक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। और किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में इनके पास एक डाइपोल मोमेंट आ गया। अब हमारे पास एक ऐसी बात आती है जिसको हम लोग फिनोमेना जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर इस कैपेसिटर के बीच में, जैसे हमने डिस्कस किया ना कि भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों चेंज हो जाती है, तो इसका रीजन समझ लो जल्दी से। जैसे हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
अगर हमने इसके अंदर इसको चार्ज नहीं किया है और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया है तो डाइलेक्ट्रिक के सिचुएशन हमारे इस तरह से ऐसे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे, एक प्लेट पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी, जिसके चलते ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेट हो जाएंगे। और इसमें खास बात होगी क्या कि इसके अंदर और रीजन में, इसके अंदर के रीजन में ये जो बाकी चार्ज हैं ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और होता क्या है कि एक पॉजिटिव लेयर यहाँ इकट्ठा हो जाता है और दूसरा नेगेटिव लेयर यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप इंटरनल लगता है जो इस अपोजिट बाहर वाले का क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ई है और यहाँ ई इन है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाएंगे, यानी ई में से ई इन को घटाएंगे। यानी अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश होगा वो क्या होगा, ई अपॉन के। यानी अब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, तो पहले का के टाइम्स कम हो जाता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है तो इस तरह से पोटेंशियल भी के टाइम्स कम हो जाता है। और जब पोटेंशियल कम हो जाएगा तो देखो क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल हमारा अगर के टाइम्स कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इस तरह से हमारा के टाइम्स बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस हमारा के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यही रीज़न है कि जब हम किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स एक एक करके हमने देख लिया। ये आज हमारा सारा इलेक्ट्रिसिटी का जितने भी टॉपिक्स थे हमारे पास, इसके सबके हमने रिवीजन कर लिए। और हमें बिल्कुल आशा है कि आप ये इस सारे को रिवीजन को आप जब भी आपको समय मिले कि आप 10 मिनट 20 मिनट समय दे करके आप इसको रिवाइज कर लो, ताकि ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही कम समय में आपके पास इसका रिवीजन हो जाएगा। तो फिर आगे भी आप ऐसे हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ को बनाते रहेंगे ताकि आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ करके और शॉर्ट टाइम में इसको आप रिवाइज कर लो। थैंक यू।